गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 11th का सामाजिक संस्थाओं को समझना अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी किसी न किसी सोर्सेज से ली गई है। उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी। इस कक्षा में प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयोग किया है। यह किसी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। आज की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय कार्य और आर्थिक संस्थाएं, वर्क एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कार्य और आर्थिक संस्थाओं में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, संविदा, द कॉन्ट्रैक्ट, मजदूरी, द वेजेस, आर्थिक व्यवस्थाएं, इकोनॉमिक सिस्टम, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। फिर हम जानेंगे राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, सत्ता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के प्रकार एवं कार्य, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, राज्य, अर्थ और मौलिक तत्व, मीनिंग एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, मेजर पॉलिटिकल सिस्टम, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, चुनाव, इलेक्शन, पंचायती राज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कार्य तथा आर्थिक संस्थाओं की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। बेटा, मनुष्य जो है अपने जीवन यापन के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं यानी कि कार्य करता है, जिसके द्वारा उसे धन प्राप्त होता है और वह धन अपने जीवन उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, समाजशास्त्र संबंधों का जाल है और समाज को समझने के लिए हमें समाज में उपस्थित प्रत्येक इकाई को समझना आवश्यक है, जिसके लिए हम चैप्टर 3 यानी कि सामाजिक संस्थाओं को समझ रहे हैं। अब सामाजिक संस्थाओं में कार्य और आर्थिक संस्थाएं तथा राजनीतिक संस्थाएं ये सभी इंक्लूड होती है। अब हम जानेंगे कि कार्य और आर्थिक क्रियाएं होता क्या है। समाज के द्वारा स्वीकृत शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं की व्यवस्था है, जिसके द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों की विभिन्न प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाता है। जैसे फैक्ट्री, दुकान, स्कूल, कार्यालय में कार्य करके वो धन अर्जित करता है। यानी कि समाज में व्यक्ति जो भी कार्य करता है जिससे वह अपनी जीविका चला सकता है और उसे धन प्राप्त होता है और वो समाज द्वारा स्वीकृत कार्य है, तो वह आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब आर्थिक क्रियाएं करने के लिए हमें आर्थिक संस्थाओं में जाना होता है। आर्थिक संस्थाएं, किंग्सली डेविस ने आर्थिक संस्थाओं के संबंध में कहा है कि किसी भी समाज में, चाहे वह आदिम समाज हो अथवा सभ्य, सीमित वस्तुओं के वितरण को नियमित करने वाले आधारभूत विचारों, मान्यताओं तथा इस स्थिति को हम आर्थिक संस्थाएं कहते हैं। आर्थिक संस्थाओं के लिए मजदूरी प्रणाली, संविदा प्रणाली, विनिमय प्रणाली, श्रम विभाजन, संपत्ति आदि है, जिसके द्वारा व्यक्ति यहाँ कार्य करता है या इस प्रणाली के द्वारा कार्य करता है और अपनी जीविका चलाता है, जिससे उसको धन अर्जित होता है। अब हम जानेंगे कार्य तथा आर्थिक संस्थाओं का संबंध, यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो हम करते हैं और आर्थिक संस्थाओं में आपस में क्या संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। आर्थिक संस्थाएं समाज में व्यक्तियों के उत्पादन, जो भी चीज़ें हम उत्पादित कर रहे हैं उसका वितरण और वस्तुओं के उपभोग और सेवाओं से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करता है। इसके लिए अगबन और निमकॉफ का कहना है कि भोजन और संपत्ति से संबंधित मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा आर्थिक संस्थाओं का निर्माण होता है। फिर बेटा, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी किसी भी सीमित भौतिक या अभौतिक वस्तुओं पर व्यक्ति या समूह द्वारा प्रयोग या बिक्री का संपूर्ण अधिकार संपत्ति कहलाता है। इसके लिए किंग्सली डेविस ने कुछ विशेषताएं दिए हैं, यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि संपत्ति यानी प्रॉपर्टी होती क्या है।
संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। ये एक मूर्त और बाहरी वस्तु होती है जो कि हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं। इसे बेचा जा सकता है, इसे दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। फिर संपत्ति का जो स्वामी होता है वो शक्ति प्रदर्शित करता है, यानी कि जिसके पास अधिक संपत्ति होगी वो शक्तिशाली माना जाता है। वह संपत्ति के द्वारा अपना प्रभुत्व दिखा सकता है, संपत्ति के द्वारा वह किसी भी कार्य को कर सकता है। अब संपत्ति के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। भौतिक, मटेरियल, जिसमें भूमि, पशु, मकान, रेडियो आदि आते हैं। अभौतिक, नॉन मटेरियल, जिसमें कविता, कॉपीराइट, चेक आदि आते हैं। फिर आता है निजी, प्राइवेट, मकान, फर्नीचर, कार आदि आते हैं। तथा सार्वजनिक, पब्लिक, जिसमें सड़क, रेल आदि आते हैं, जिसका प्रयोग सभी कर सकते हैं। चल, मोबाइल, जिसमें बर्तन, उपकरण, मुद्रा आदि आते हैं। अचल, इन मोबाइल, भूमि, मकान आदि आते हैं। इसके अलावा बेटा व्यक्तिगत और एक सामूहिक। व्यक्तिगत, पर्सनल, जिसके लिए जिसको सिर्फ अकेला एक स्वयं व्यक्ति प्रयोग कर सकता है या उसके परिवारजन प्रयोग कर सकते हैं। सामूहिक होती है कलेक्टिव संपत्ति, जिसका प्रयोग सभी के लिए सामान्य होता है और उसका प्रयोग सभी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे संविदा। संविदा होता क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक सहमति पत्र होता है ये, जिसमें कुछ नियमों व शर्तों के अंतर्गत भविष्य में एक निश्चित समय के लिए एक अवधि निश्चित कर दी जाती है, जिसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं कि उसको ये कार्य की पूर्ति करनी होगी। ये संविदा होती है। संविदा को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें संबंध अवैयक्तिक होता है, यानी कि ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अवैयक्तिक होते हैं। औपचारिक शर्तें व नियम होती हैं। संबंधों का स्वरूप जो है वो स्पष्ट होता है कि उन्हें क्या कार्य करना है, क्या उद्देश्य पूर्ण करने हैं, कितने समय में करने हैं, उनका कितना इस चीज़ का भत्ता होगा, ये सभी चीज़ें जो है वो तय होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। सीमित व निश्चित, इसका जो समय सीमा होती है वो निश्चित होती है, सीमित होती है कि इनको इस समय से लेकर इस समय तक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जा रहा है। संबंध का निर्धारण प्रथा अथवा कानून द्वारा होता है। संविदा, द कॉन्ट्रैक्ट, ये बेटा गाँव में भी कई बार प्रचलित होती है और आज के समय में आप कई जगह पर संविदा का जो है वो देख सकते हैं। इसमें कानून जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। फिर आता है आपका विनिमय व्यवस्था, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये बेटा पहले के समय में विनिमय व्यवस्था जो है चलाई जाती थी, जो कि सामान के द्वारा आदान प्रदान के द्वारा चलाई जाती थी। इसमें बार्टर, जिसे हम बार्टर व्यवस्था कहते हैं। बार्टर व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो सरल समाज हमारा कहाँ था? सबसे पहले ग्रामीण समाज को हम सरल समाज कहते हैं। तो बार्टर व्यवस्था के अंतर्गत सरल समाज जनजातियों अथवा आदिम समाजों में लोग वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर परस्पर आदान प्रदान कर लेते थे। यानी कि किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, तो जिस प्रकार की उनकी उपयोगिता होती थी उसके अनुसार वे वस्तुओं को आदान प्रदान कर लेते थे। ये विनिमय व्यवस्था होती थी पहले के समय में। लेकिन आधुनिक समय में जो विनिमय व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, वो बार्टर व्यवस्था नहीं रह गई है। अब मुद्रा ने उसकी जगह ले ली है, यानी कि अब नकद जो है वो चलने लगा है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। विनिमय का जो आधार है वो मुद्रा हो गया है, यानी कि पैसे से हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। फिर उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो है, विनिमय व्यवस्था का उद्देश्य है सिर्फ लाभ कमाना। ठीक है, ये जो जितना भी सामान हमें मार्केट्स में अवेलेबल होता है, ये हमें उसका मेन पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना। फिर कागजी मुद्रा धन का एक स्वरूप हो गया है। पहले हम वस्तुओं के द्वारा चीज़ों को खरीद लिया करते थे आदिम और जनजातीय समाज में, लेकिन समय के बदलते अनुरूप क्या हुआ है? जो कागजी मुद्रा या सिक्के की मुद्रा जो है वो एक धन का स्वरूप बन गया है। उच्च स्तरीय पर शाख द्वारा संचालित की जाती है। उच्च स्तर शाख जो है बेटा वो क्रेडिट है, यानी कि जो जितना भी सामान या दूसरे देशों के साथ जब व्यापार होने लगा, तो उच्च स्तर पर जब व्यापार होने लगा तो वो जो है किस तरीके से शाख के द्वारा संचालित की जाती है। शाख के आधार पर विनिमय होने लगा, यानी कि जो एक्सचेंज होने लगा वो किस आधार पर? शाख, क्रेडिट के आधार पर उच्च स्तरीय व्यापार करना ज़्यादा आसान होने लगा।
फिर हम जानेंगे मजदूरी, द वेजेस। व्यापारी वर्ग के लोग श्रमिकों को दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के लिए मजदूरी देकर अपना कार्य कराते थे, जिसकी दर निश्चित नहीं होती थी। पहले के समय में क्या होता था, व्यापारी वर्ग जो लोग थे वो श्रमिकों को दस्तकारी करने वस्तुएं बनाने के लिए दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के लिए सामान उपलब्ध करा दिया करते थे। उनको मजदूरी कुछ निश्चित नहीं होती थी। अगर उनका सामान बहुत अच्छा बनता था तो वो खरीद लिया जाता था और वह उन्हीं के द्वारा, व्यापारी वर्ग जिन्होंने दिया है उन्हीं के द्वारा परचेज कर लिया जाता था। ठीक है, तो दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के लिए मजदूरी देकर अपना कार्य कराते थे, जिसकी दर निश्चित नहीं थी। इसमें बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये शब्द है बेगार, ये आप आने वाली कक्षा 12th में भी पढ़ेंगे। बेगार होता था जो अमीर कृषक मजदूर थे, वो सेवाएं बिना कुछ दिए ही प्राप्त कर लेते थे। अर्थात ऐसे मजदूरों को बेकार के रूप में कार्य करते देखा जा सकता है। बेकार या बेगार जो शब्द है, इस टर्म का यूज़ किया जाता है। जो अमीर कृषक हुआ करते थे वो मजदूरों से सेवाएं तो ले लिया करते थे, कार्य तो करा लिया करते थे, लेकिन उसकी मजदूरी उन्हें नहीं दी जाती थी। लेकिन समय के बदलते अनुरूप इस चीज़ की इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखा गया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मजदूरी, द वेज इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ तो उनकी अर्थव्यवस्था में मजदूरी की क्या चेंजेस आए, ये देखिए। मजदूरी नियत एवं निश्चित हो गई, अव्यक्तिगत और औपचारिक हो गई। यानी कि मजदूरी नियत, यानी कि मजदूर को आपको इतने पैसे देने होंगे और इतने समय अवधि में वो कार्य करेगा, ये सभी जो चीज़ें थी वो तय हो गई। अव्यक्तिगत हो गई, यानी कि जान पहचान का पहले काम कर देते थे और फिर उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब वो अव्यक्तिगत और औपचारिक हो गई। शर्त तथा कानूनी क्रियान्वयन, यानी कि उसमें शर्तें, नियम और कानूनी क्रियाविधि प्रयोग करने लगी। मजदूर संघ विकसित होने लगे। यदि किसी मजदूर के साथ नाइंसाफ़ी होती थी या उनका जो पैसा था उसको रोक लिया जाता था, तो उसके लिए भी वो कार्य करने लगे। हितों का संरक्षण, ये इसकी एक चेंजेस, ये जो बदलाव है वो लाए गए। जैसा कि बेटा श्रम विभाजन मानव की प्रकृति में अंतर्निहित है, चाहे वो आदिम समाज हो या आधुनिक समाज। उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन जो है वो हमेशा उपस्थित होता है। जैसे कि व्यवसायीकरण, यानी कि बढ़ते हुए व्यवसायीकरण के कारण, ये व्यावसायिक विशेषीकरण के कारण जो है अधिक विस्तृत हो गया है, उसके चलते लोगों में श्रम जो है वो बट गया है। श्रम जो है वो विभाजित हो गया है कि किसको क्या कार्य करना है। तो इसके लिए दुर्खिम ने यह कहा है कि श्रम विभाजन केवल आर्थिक संसार के ऊपर ही घटित नहीं होता, वरन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में घटित होता है। यूँ तो श्रम विभाजन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के कार्यों का बंटवारा उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता आदि के अनुसार होता है। अब हम जानेंगे आधुनिक युग में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में श्रम विभाजन किस प्रकार का हो गया है, जिसमें व्यावसायिक विशेषीकरण अधिक विस्तृत हो जाने के कारण, यानी कि बिजनेस और उद्योगों की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाने के कारण ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ गई है जिनमें विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण हो। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक मशीन एवं कंप्यूटर का उपयोग बढ़ गया है, जिसके चलते ज्ञान व प्रशिक्षित व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता होने लगी है। वहीं दूसरी ओर अधिक शक्ति की आवश्यकता ना होने के कारण आधुनिक प्रविधियों के अनुरूप महिलाएं भी पुरुषों के समान बड़ी कुशलता के साथ घर से बाहर विभिन्न कार्य कर रही है। आपने देखा भी होगा कि कई प्रकार के कई जो MNCs है वहाँ पर महिलाएं जो है उतना ही कार्य करती हैं। अब हम जानेंगे समाजशास्त्री द्वारा श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट। इमाइल दुर्खिम और मार्क्स दोनों ने अपने अपने विचार रखे हैं। इमाइल दुर्खिम का कहना है कि जो श्रम विभाजन है वो सहयोग की व्यवस्था है जो सामाजिक आधार पर उद्भव हुआ है, जिसका इमाइल दुर्खिम का कहना है कि इसमें सामाजिक तथ्य स्थापित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में श्रम विभाजन भी जटिल हो गया है, उसमें विविधताएं बढ़ी है। दुर्खिम का ये भी कहना है कि श्रम विभाजन का स्वरूप समाज की स्वाभाविक एकता के रूप में बदल गया है। स्वाभाविक एकता किस प्रकार से? जिस प्रकार से श्रम विभाजन के क्षेत्र में हम सब मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही शरीर के विभिन्न अंग शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में
कार्य करते हैं। मार्क्स का कहना है कि श्रम विभाजन एक पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि पूंजीवाद पर आधारित है। श्रम जो विनिमय के आधार पर मूल्य उत्पन्न करता है और इसलिए उत्पादित वस्तुएं विशेष तौर पर सामाजिक श्रम है, और श्रम विभाजन श्रम के सामाजिक चरित्र की एक आर्थिक अभिव्यक्ति करता है। फिर हम जानेंगे बेटा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका और यूरोप ऐसे देश है जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। फिर इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। कई देश ऐसे हैं जो बहुत विकसित हो चुके हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है। कुछ डेवलपिंग में है, यानी कि विकास करने की अवस्था में है, और कुछ अल्प विकसित हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, इस प्रकार के अन्य कई देश हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। फिर विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी, भारत जैसा देश जो है वो विकासशील देशों में आते हैं। इसके बाद अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में खांडा, बांग्लादेश, भूटान आदि ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। भारत सरकार की नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, वर्ष 1990 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया था, जिसको उदारीकरण आप सभी ने आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक सुधारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था, और इसके जो नीति के जो लक्ष्य थे उसमें 3 बेटा ये जो 3 आपको शो किए गए हैं: उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण में व्यापार संबंधी जो कड़े नियम थे और लाइसेंस की जो व्यवस्था थी उनको सरल कर दिया गया, नियमों को उदार बना दिया गया और विदेशी निवेशों का स्वागत कर दिया गया। वहीं निजीकरण में धीरे धीरे जो सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी अंशधारिता कम कर दी, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया विकास की प्रक्रिया में, जिससे कि गति हो। भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन में सरकार द्वारा विभिन्न देशों में नए उद्योग लगाने के लिए सहयोग किया। एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ना भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। सामान्य बोलचाल में शक्ति व्यक्ति का वह प्रभाव है जिससे समाज में या राजनीति में उसकी सर्वोच्चता या संप्रभुता को स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समाजशास्त्री मैकाइवर ने ये कहा है कि समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रतिक्रियाएं, समस्त व्यवस्था और प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। वहीं बी स्ट्रीट का कहना है कि शक्ति समाज की आधारभूत सुव्यवस्था का सहारा है। जहाँ कहीं सुव्यवस्था है वहाँ शक्ति का अस्तित्व अवश्य पाया जाता है। शक्ति प्रत्येक संगठन के पीछे और प्रत्येक संरचना को बनाए रखती है। एक व्यक्ति, हम सरल शब्दों में यही कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिस सीमा तक दूसरों को प्रभावित करता है वह उसकी शक्ति है, अर्थात उसकी प्रभुता है। शक्ति की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर, शक्तिधारी व्यक्ति और प्रभावित जो व्यक्ति है वो उन दोनों के बीच में अंतः संबंध स्थापित होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि शक्तिशाली है तो वह दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, और प्रभावित कोई व्यक्ति अगर यदि हो रहा है तो वह इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है। शक्तिधारी व्यक्ति में योग्य और सक्षम होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर योग्यता, सक्षम, कौशल, इस तरीके के जो व्यवहार है वो होना चाहिए। शक्ति का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन से है। शक्तिशाली व्यक्ति शक्ति का जो प्रयोग है वो व्यवहार परिवर्तन करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो वह दूसरे को प्रभावित कर वह कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। शक्ति में पुरस्कार और दंड शक्ति पाई जाती है, जिससे वे आदेशों का पालन करा सकते हैं। जैसे शक्ति के लिए आप अपने स्कूल के देख सकते हैं, जिसके हाथ में शक्ति होती है
वह कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, वह योग्य और सक्षम होता है, वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसके हाथ में आदेशों का पालन व नियमों का पालन कराने का तरीके होते हैं, या तो वह पुरस्कार या दंड शक्ति भी प्रयोग में ला सकता है। वहीं शक्तिशाली पर्दे के पीछे रहकर शक्ति का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बड़े धार्मिक नेता और राजनीति नेता जो हैं वो पर्दे के पीछे रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे दूसरे लोगों को प्रभावित कर अपने अकॉर्डिंग अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। फिर है सत्ता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के द्वारा कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकता है, बिना किसी दबाव और प्रेरणा के अपने आदेशों का पालन या योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। यानी कि जिसके हाथ में सत्ता है वह व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर अपने आप को उच्च अच्छा दिखाकर बिना किसी दबाव और प्रेरणा के अपने आदेशों और नियमों का पालन करवा सकता है। सत्ता की विशेषता ये है कि ये औपचारिक, निश्चित एवं विशिष्ट होता है। सत्ता में अधिकतर भूमिकाएं अधीनस्थों द्वारा की जाती है, यानी कि जो सत्ता में व्यक्ति बैठे हैं उनके अधीन जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो भूमिकाएं की जाती हैं कानूनी, वस्तुपरक और संगठनात्मक होती है। एक विशेष प्रतीक होता है जिससे पहनावा, ताज और स्थिति होती है। पहले के समय में यदि आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं की जब सत्ता हुआ करती थी तो उनका एक अलग पहनावा, उनका ताज या उनकी स्थिति समाज में किस प्रकार की है ये उनकी सत्ता को दिखाता था। युक्तिपूर्ण और विवेकपूर्ण होती है। जिसके हाथ में भी सत्ता होगी वह युक्तिपूर्ण और विवेकपूर्ण उस सत्ता का प्रयोग करता है। अब हम जानेंगे सत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, जिसके लिए मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता को बताया है। पहली सत्ता है परंपरात्मक सत्ता यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। परंपरात्मक सत्ता बेटा परंपरा से प्राप्त होती है, यानी कि जैसे कि पहले के समय में आपके दादा दादी जो थे, पुरानी पूर्वजों की आपकी कहानियाँ सुनाते थे, वो सत्ता अगर किसी को प्राप्त होती है तो वो परंपरा के द्वारा सत्ता प्राप्त होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जैसे पुरोहित, महाजन, राजा रानी, प्रधान आदि ये जो प्राप्त करते हैं ये लोग परंपरात्मक सत्ता। जैसे कि किसी के दादा जो हैं किसी समय में पंडित हुआ करते थे तो उनको जो है क्या होता है, उनके जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो अंत पीढ़ी होगी या लास्ट इस समय की जो आधुनिक पीढ़ी होगी उसको भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की सत्ता कहीं प्राप्त होगी। फिर आती है बौद्धिक एवं कानूनी सत्ता, रैशनल एंड लीगल अथॉरिटी। बुद्धि संगत या बौद्धिक वैधानिक सत्ता जिसमें व्यक्ति संवैधानिक पद पर आसीन होता है, जैसे नौकरशाही, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जज आदि जो है ये कानूनी सत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये कानूनी सत्ता है। जैसे आज के समय में अगर आप देखेंगे पुलिस में अगर यदि कोई व्यक्ति काम करता है, कोई व्यक्ति अगर वकील है तो उनको कानूनी सत्ता जो है वो प्राप्त है, यानी कि बौद्धिक सत्ता प्राप्त है। फिर तीसरी आती है करिश्मात्मक सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, किसी विशिष्ट करिश्मा या चमत्कार पर आधारित, जैसे पीर, पैगंबर, जादूगर, धार्मिक गुरु आदि। करिश्मात्मक सत्ता के अंतर्गत व्यक्ति जो है अपनी बौद्धिक क्षमता खत्म कर देता है, सोचना समझना खत्म कर देता है और एक सामने वाले व्यक्ति को जिसके प्रति वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है या प्रभावित है उसको वो बिना सोचे समझे मानने लगता है। तो ये करिश्मात्मक सत्ता ज़्यादातर आपने गुरुओं में, पैगंबर में, जादूगर, धार्मिक गुरुओं में इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी जो अपनी करिश्मात्मक सत्ता का प्रयोग करता है। फिर सत्ता की कार्य, फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। सत्ता का कार्य होता है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर आदेश व योजनाएं प्रभावित करे। फिर प्रशासन के व्यवहार को नियंत्रण में रखे। जिसके हाथ में भी सत्ता होगी, चाहे वह करिश्मात्मक सत्ता हो, परंपरात्मक सत्ता हो या फिर आपकी बौद्धिक या कानूनी सत्ता हो, उसका कार्य यह होता है कि वह प्रशासन के व्यवहार को नियंत्रित में रखें, उच्च अधिकारियों व अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन बनाने का कार्य करे, अपने विभाग, क्षेत्र और देश के विकास के लिए विविध प्रकार के उपाय सुझाए, व्यवस्था संबंधी आयामों को गति देने और उनके सफल संचालन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य भी सत्ता का होता है। जो भी सत्ता में उपस्थित होगा उसके हाथ में ये कार्य होंगे।
फिर आता है बेटा राज्य, द स्टेट। राज्य को जानने के लिए मैकाइवर ने मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक में राज्य के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य एक समिति है, ये कानून का शासन अधिकार द्वारा कार्य करती है और इसे एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। इसकी जो प्रमुख संस्थाएं हैं वह है कानून व शासन अधिकार, जिसके द्वारा राज्य जो है सुचारू रूप से कार्य करता है व राज्य की एक अलग जो है वर्चस्व दिखाई देता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुता संपन्न सरकार द्वारा नियमित हो और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। राज्य के मौलिक तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के मौलिक तत्व में बेटा सबसे पहले जनसंख्या है, जो कि राज्य का पहला आधार जो है वो जनसंख्या है। अरस्तु के अनुसार शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ की जनसंख्या कम होनी चाहिए। जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर अच्छा कार्य होता है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती है वो अच्छी होती है। फिर निश्चित क्षेत्र राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन ही नहीं होता बल्कि क्षेत्रीय सीमाएं भी कई बार बदलती रहती हैं। फिर सरकार, राज्य के संचालन व नियमन के लिए सरकार होती है। सरकार के अभाव में ना तो राज्य शक्ति की वो व्यवहारिक रूप मिलता है और ना ही जनता पर नियंत्रण रहता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य जो है 2 स्तर पर होता है। 2 स्तर पर विधायिका का संगठन होता है। केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं और राज्यों में जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहते हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। फिर कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। देश में केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी कार्यपालिका होती है, दोनों की अलग अलग मंत्री परिषदें होती हैं। कार्यपालिका का कार्य देश का शासन चलाना और देश के नागरिकों की जान माल से सुरक्षा के लिए कार्य जो है, विधान जो है वो परिषद लागू करना है। न्यायपालिका का संगठन विधायिका और कार्यपालिका से भिन्न होता है। न्यायपालिका संपूर्ण देश के लिए एक ही होती है तथा न्यायपालिका संविधान, संसद, विधानमंडल द्वारा पारित कानून के तहत फौजदारी, दीवानी ऐसे विवादों को जो है वो निपटाने का कार्य करती है। प्रभुसत्ता राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता या तत्व है। राज्य बिना सर्वोच्च अधिकार के नागरिकों को सरकार द्वारा निर्मित कानून के पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फिर स्थायी अस्तित्व, राज्य का अस्तित्व बहुत कुछ स्थायी होता है। सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य की भूमि में वृद्धि या कमी होने के बाद जनसंख्या के स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो राज्य का अस्तित्व है उसमें कोई बाधा नहीं आती। समान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, यूँ तो समान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होना राज्य की एक विशेषता है, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। इसका यही कारण है कि कुछ राज्य अधिक शक्तिशाली व बड़े होते हैं जिनको विश्व में अधिक सम्मान प्राप्त होता है। कल्याणकारी राज्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कल्याणकारी राज्य, भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो सभी लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कल्याण के लिए वचनबद्ध है। एक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सरकार का मौलिक दायित्व अपने सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार आदि को पूरा करना होता है। इसमें मैंने यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ये दे रखा है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में लिखे गए हैं। और ये जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सरकार का पथ प्रदर्शक करते हैं। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं और इसमें केटी शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जारीकर्ता बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें अखंडता, पंथनिरपेक्षता व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। संविधान जो हमारे भारत में लिया गया है, संविधान जो है उसके विदेशी स्रोत इस प्रकार से है। मौलिक अधिकार जो हमारे लिए गए हैं वो अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। फिर अब हम जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। राजनीतिक व्यवस्था मानव की संपूर्ण राजनीतिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं, संस्थाओं
आदि का गतिशील संगठन है जिसका केंद्रीय उद्देश्य मानव की राजनीतिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखना है। राज्य एक सर्वोच्च शक्ति है। विभिन्न ऐतिहासिक कार्यक्रमों के बाद राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का विकास हुआ है। राजनीतिक व्यवस्थाएं के बेटा 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मेजर पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजतंत्र, दूसरा है प्रजातंत्र। राजतंत्र होता है मोनार्की, प्रजातंत्र होता है डेमोक्रेसी। राजतंत्र पहले के समय में थी जब राजा महाराजा हुआ करते थे, और राजतंत्र में जब सत्ता होती थी, जो शासन होता था, वो अपने पुत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता था। किंतु हमारा जो भारत देश है वहाँ पर प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी चलती है। प्रजातंत्र 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, एक होती है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में डायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो नेता होता है वह जनता के साथ जुड़ा होता है आमने सामने स्तर पर, और वहीं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो नेता होता है वो इनडायरेक्टली जो है संसद के साथ, जो जनता होती है वो संसद के साथ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। फिर है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर का कहना है कि नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें योग्यता, निष्पक्षता तथा मनुष्यता का अभाव। प्रजातंत्र व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है। नौकरशाही को हम एक सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले जो अफसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, या किसी विद्यालय में भी जो किसी पद पर आसीन है, वो सभी नौकरशाही हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, जिसके लिए मैक्स वेबर अपनी डेफिनेशन देते हैं। अब हम नौकरशाही की कैसे पहचान सकते हैं, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक, पद सोपान का सिद्धांत यानी कि हायरार्किकल प्रिंसिपल लागू होता है, यानी कि सबसे उच्च अधिकारी, फिर मध्यम वर्ग का अधिकारी, फिर उससे निम्न अधिकारी, इस तरीके से एक सीढ़ी नुमा जो है पद सोपान में जो है ये नौकरशाही चलती है। अभिलेख, जितना भी उस जगह कार्य होता है उनके अभिलेखों, फाइलों और लिखित दस्तावेजों पर आधारित होता है। आधुनिक कार्यालय प्रबंध के निर्णयों पर आधारित होते हैं। कार्यालय आईन प्रबंध के लिए सामान्य नियम व व्यवहारों की व्यवस्था का निर्माण होता है, यानी कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है, वह किस पद पर, उसको किस लिए नियमित किया गया है, उसकी निश्चित अवधि क्या है, उसका कार्य क्या है, ठीक है, उसकी सीमा क्या है, ये सभी जो है वो पहले से तय होते हैं। उनके नियम, उनके व्यवहार, सभी चीज़ें जो है उनकी पहले से व्यवस्था की गई होती है। नियमों और तकनीकियों में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी, और कोई भी अधिकारी अगर नौकरशाही किसी पद पर आसीन होता है तो उनको अपने नियमों की जानकारी तथा तकनीकियों के प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि वह उस कार्य को सुचारू रूप से कर सके। फिर हम जानेंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस। कानूनी लिखित दस्तावेज देश की शासन प्रणाली संचालित सरकार के प्रमुख अंगों, उनके कार्यक्षेत्र और नागरिक के अधिकारों का धाराओं व उपधाराओं में वर्णन तथा कानूनों को दिशा निर्देश देने वाला। सभी को पता होगा संविधान, आप सभी पोल साइंस में पढ़ भी रहे होंगे संविधान। तो ये संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है जो देश के शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करता है। सरकार के प्रमुख अंगों और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में संविधान में विस्तृत तरीके से लिखा गया है। नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं उसको धाराओं व उपधाराओं में वर्णित किया गया है, व कानूनों के दिशा निर्देश भी संविधान में बताए गए हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पास किया, जो कि 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। भारतीय संविधान में 395 धाराएं और 8 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची सन 1951 में प्रथम संशोधन तथा 10वीं अनुसूची सन 1985 में 92वें संशोधन में जोड़ी गई। अब तक का संविधान में 88 संशोधन हुए हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमें ये कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बन तथा बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित
करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, जो डिफरेंट अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसको वर्णित किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आप स्क्रीन पर बेटा इस साइड देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में किस अधिकार को वर्णित किया गया है। फिर हम जानेंगे चुनाव, इलेक्शन, एक अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जिसमें लोग शासन के कार्यों में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर नियत समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र की सफलता वयस्क मताधिकार तथा कुशल व निष्पक्ष निर्वाचन आयोग पर निर्भर करती है। सभी को पता है वयस्क मताधिकार इस समय 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वयस्क मताधिकार में गिना जाता है। पहले के समय में 21 वर्ष का आयु वाला व्यक्ति वयस्क मताधिकार में गिना जाता था, किंतु जिसकी अब समय सीमा 18 वर्ष कर दी गई है। अनुच्छेद 326 में चुनाव आयोग की स्थापना, जिसका कार्य निष्पादन, निष्पक्ष तथा औचित्यपूर्ण ढंग से चुनाव कराना है। निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कर्तव्यों को वर्णित किया गया है, जिसमें निर्वाचनों का काम है कि निर्वाचन अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों का संचालन करना, निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटान तथा निर्णय लेना, सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना। निर्वाचन का कार्य है कि क्षेत्रों का परिसीमन व सीमांकन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करना तथा साथ ही मानव प्रक्रिया का संचालन सुचारू रूप से करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। पंचायती राज, पंचायती राज के अंतर्गत पंचायती राज लोकतांत्रिक सत्ता व शक्ति के ढांचे को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, और यही एक मार्ग है जिसके लिए कभी गांधी जी ने ये कहा था कि पंचायती व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ कहते हैं। इसमें सत्ता ऊपर से नीचे तक के स्तर तक पहुंचकर केंद्र में बैठे अधिकारियों के अधिकार को कम कर देती है। इसी तरीके से सर्वोदय नेता हमारे लोक नायक प्रकाश नारायण, उनका ये कहना था कि जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। पंचायती राज के अंतर्गत पंचायती राज को पंचायती राज की पद्धति को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पंचायती राज सिस्टम सबसे ऊपर होता है जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर की जिला परिषद, यानी कि गाँव में जिला स्तर की जो जिला परिषद है वो कार्य करती है। खंड स्तर, ब्लॉक लेवल, खंड स्तर की पंचायत समिति, और अंत में ग्राम स्तर, विलेज लेवल, ग्राम या ग्राम समिति पंचायत, ग्राम पंचायत होती है। ये इधर आपको ये फोटोग्राफ्स भी दी हुई है, इस फोटोग्राफ में देख लीजिए, ये जिला परिषद है और ये पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।